हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपनी यूट्यूब चैनल टीचर में स्वागत करते हैं। आइए आज हम इतिहास का टॉपिक नंबर 3 जो कि आधुनिक भारत है। इससे पहले की 2 टॉपिक आप लोग का यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं, जिसमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का सभी वीडियो वहां दे दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए आज हम देखते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आज हम 4 टॉपिक क्लियर करेंगे इसमें, जो कि इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका यूरोपीय कंपनी का आगमन, दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, तीसरा है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर, और चौथा है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो ये चारों टॉपिक आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष आया। वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो 1498 ईस्वी में। आगे देखें तो वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जो कि अब केरल है। ठीक, तो कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में 17 मई को। आगे देखते हैं तो यह एक पुर्तगाली यात्री था। इसने भारत यूरोप के बीच के नए समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। आगे देखें तो कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जिमेरिन ने वास्को डिगामा को स्वागत किया था। यानी वास्को डिगामा को जब आया था कालीकट में, तो उस समय इसे स्वागत कौन किया था? तो हिंदू शासक था कौन? जिमेरिन, जिन्होंने वास्को डिगामा को स्वागत किया था। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का मुगल बादशाह था अकबर। आगे देखें तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यानी किसके समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो महारानी एलिजाबेथ के समय में। कब? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में। आगे देखते हैं, इसे शाही चार्टर द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया। इसका आरंभिक उद्देश्य भूभाग पर अधिकार करना नहीं बल्कि व्यापार करना था। आगे देखते हैं तो कंपनी के गठन के समय भारत के शासक कौन था? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? तो भारत का शासक था मुगल बादशाह अकबर, जो कि इसका कार्यकाल था 1556 से 1605 ईस्वी तक। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो माना जाता है अलबुक्कर को। अलबुक्कर को भारत का पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे देखते हैं तो इनका नाम, अलबुक्कर का पूरा नाम अल्फांसो दी अलबुक्कर था। यह 1509 से 1500 ईस्वी तक रहा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अलबुक्कर को ही माना जाता है। इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। गोवा को कब जीता था? तो 1510 ईस्वी में। किससे? तो आदिल शाह सुल्तान से। आगे देखें तो विजय के पश्चात भारत में पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व एवं पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई थी, जबकि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बना था। यानी भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको मैच करने के लिए दिया हुआ है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड में। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है यात्री और देश, यानी कौन से यात्री किस देश के हैं, तो देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं वास्को डिगामा। वास्को डिगामा किस देश का था? तो वास्को डिगामा था आपका पुर्तगाली। पुर्तगाली था वास्को डिगामा। आगे देखें तो कोलंबस कहाँ का था? तो कोलंबस आपका था स्पेन का।
कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक किस देश का था यात्री? तो ये था आपका ब्रिटेन का। और डी नंबर तस्मान। तस्मान किस देश का था? तो ये हॉलैंड का था। आगे चलते हैं, आगे और देख लेते हैं। तो आगे है कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का। इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो कैप्टन जेम्स कुक ने। और तमसा हॉलैंड का था, इसने न्यूजीलैंड की खोज की थी। न्यूजीलैंड की खोज किसने किया था? तमसा ने। आगे देखें तो वास्को डिगामा यह पुर्तगाली यात्री था। यह समुद्र से यात्रा किया था और इसने भारत की खोज की थी। उसके बाद देखें तो कोलंबस। कोलंबस स्पेन का एक निवासी था। कहाँ का? स्पेन का। इसने अमेरिका में स्पेनिद उपनिवेशवाद की नींव रखी थी। किसने? कोलंबस ने। कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज भी किया था। आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूतमंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? तो यह था जॉन शरमन। जॉन शरमन था। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो जॉन शरमन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली में मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में एक दूतमंडल भेजा गया था। किसके दरबार में? तो मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में भेजा था जॉन शरमन को। कब? 1715 ईस्वी में। आगे देखते हैं, इस दूतमंडल में एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन नामक चिकित्सक और ख्वाजा सेहूद नामक एक आर्मीनियाई द्विभाषीय शामिल था। चिकित्सक हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी, जिसने से प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में बादशाह ने एक शाही फरमान की जारी किया था। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा भूभाग नहीं व्यापार, क्योंकि ऊपर ही हम आप लोग को बता दिए कि भूभाग नहीं वह व्यापार चाहता था। उसका नारा था भूभाग नहीं व्यापार। आगे देखें तो भूभाग नहीं व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था, स्लोगन था। आगे देखें तो अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1613 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित किया था। यानी पहला व्यापारिक कारखाना अंग्रेजों ने भारत में 1613 ईस्वी में शुरू की थी। किसके शासनकाल के समय? जहांगीर के शासनकाल के समय सूरत में। आगे देखते हैं तो अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1633 ईस्वी में बनाया था। यानी पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने पहला कारखाना खोला था 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर नामक स्थान पर। दक्षिण भारत में पहला कारखाना कब खोला था? तो 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में पहला कारखाना अंग्रेजों ने खोला था। कहाँ? तो मसूलीपट्टम नामक स्थान पर अस्थायी तौर पर स्थापित किया गया था ये। आगे चलते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आया था? तो जहांगीर के। आगे देखते हैं तो 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस, कौन? 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया था। विलियम हॉकिंस किसके राजदूत के रूप में आया था? तो जेम्स प्रथम, ब्रिटेन का सम्राट था जेम्स प्रथम, उसके राजदूत के रूप में भारत आया था। वह मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में आया था। मुगलों के पत्तनों में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आया था। हॉकिंस से प्रसन्न होकर जहांगीर ने 400 का मनसब तथा जागीर प्रदान किया था। कितना? 400 का। आगे देखें तो ऐसा प्रदान प्राप्त करने वाला विलियम हॉकिंस प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था विलियम हॉकिंस, जिसे 400 मनस तथा जागीर प्रदान किया गया था जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। यानी इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी थी जहांगीर ने? तो हॉकिंस को। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8वां नंबर। निम्नलिखित में से
भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना माना जाता है। तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना आपको कोलबर्ट को माना जाता है। आगे देखते हैं, कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुईस 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से हुआ था? तो कोलबर्ट की सहायता से हुई थी, जो कि लुईस 14वें का मंत्री था, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया था। फ्रैंको कैरो के प्रयास से सूरत में 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र स्थापित हुई थी। प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ था सूरत में कब? 1668 ईस्वी में। किसके प्रयास से? तो फ्रैंको कैरो के प्रयास से। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। इसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं, आगे है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुई थी कब? 1746 से 1748 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ था। इसके सेंट टोमो का युद्ध भी कहा जाता है। इसे किसे? सेंट टेमो का युद्ध कहा जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध को। इस युद्ध को होने का तत्कालीन कारण था फ्रांसीसी जहाज़ों का एक अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन बर्नेट के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट टोमो नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया था। यह युद्ध एक्स-ला-सापेल की संधि से समाप्त हुआ था कब? 1748 ईस्वी में। आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो उसने पिपली कारखाना स्थापित किया था डचों ने। सन 1627 ईस्वी में डचों ने बंगाल में प्रथम कंपनी पिपली में स्थापित किया था। प्रथम कंपनी कहाँ स्थापित किया था? पिपली में कब? 1627 ईस्वी में डचों का पहला कंपनी स्थापित कहाँ हुआ था? तो पिपली में। आगे चलते हैं, अगला को आगे देखते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य था कि दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों यानी आइसलैंड से व्यापार करना। सन 1653 में कब? सन 1653 में चिंसूरा यानी वह बंगाल में है, चिंसूरा बंगाल में डचों द्वारा अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसके पश्चात बंगाल में डचों के व्यापार में विस्तार हुआ था। यहाँ पर डचों द्वारा निर्मित दुर्ग फोर्ट गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? तो अंग्रेजों द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? तो चाय की 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा निर्यात नहीं किया जाता था। आगे चलते हैं, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को चाय का निर्यात नहीं किया जाता था। मसालों, सूती वस्त्र एवं नील 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात किए जाने वाला प्रमुख वस्तु था। कौन कौन? मसाले, सूती वस्त्र और नील। नील की खेती अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई थी। नील की खेती किसके द्वारा प्रारंभ की गई? अंग्रेजों द्वारा। प्रथम व्यापारिक कार्य भी यही था। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ? तो बंदीवास का युद्ध से। किस युद्ध से? तो बंदीवास का युद्ध से भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था।
आगे देखते हैं तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। इससे फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया। इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकुट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था काउंट डी लाली। 17 फरवरी 1763 ईस्वी पेरिस की संधि के साथ ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया था। इस संधि के बाद तो पेरिस की संधि के बाद सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया था 17 फरवरी 1763 ईस्वी को। आगे देखते हैं इसी के कारण परिणाम स्वरूप लाली को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इस प्रकार भारत में तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो गया था। आगे देखते हैं, आगे है टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक कंप्लीट, दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आइए इससे देखते हैं क्वेश्चन। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खां। आगे देखते हैं तो बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक मुर्शीद कुली खां थे। इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। मुर्शिदाबाद कुली खां के सर्वप्रथम 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा बंगाल के अंतिम गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया था। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुआ था आपको प्लासी युद्ध के बाद। आगे देखते हैं तो प्लासी की युद्ध हुई थी कब? तो 23 जून 1757 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का प्रथम माना जाता है। यह युद्ध बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और उनका बंगाल पर अधिकार हो गया था। इस विजय से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापक वाणिज्यिक अधिकार प्राप्त हुई थी, जिसने अर्जित किए गए लाभों से उनकी सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति में निरंतरित वृद्धि हुई और भविष्य में बंगाल से बाहर राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 ईस्वी एवं 1765 से 1767 ईस्वी को प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। इसने बंगाल में द्वैध शासक 1765 से 1772 ईस्वी में लागू किया था। द्वैध शासन लागू किया था 1765 से 1772 ईस्वी में, जिसे वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक जनरल की उपाधि दी थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जब बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफिर बंगाल का नवाब था। मीर जाफिर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों के सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। कब? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध लड़ रही थी, जिसने अंग्रेजों की
विजय हुई थी। बक्सर युद्ध के पश्चात ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व का स्थापना हुआ था। किस युद्ध के बाद? बक्सर युद्ध के बाद। बक्सर युद्ध कब हुई थी? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देख लेते हैं। चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठों, ये गलत है। खुर्जों का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत है। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ये सही है। और बक्सर का युद्ध मिर्ज़ा जाफर के विरुद्ध क्लाइव के द्वारा, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई थी। आगे देखें तो आगे वही है, देख लेते हैं। चिलियांवाला युद्ध। चिलियांवाला युद्ध कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1849 को, जिसमें अंग्रेज और सिखों के मध्य हुआ था। खुर्जा का युद्ध हुआ था 1765 ईस्वी में, निजाम और मराठों के मध्य। बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य हुआ था। बक्सर का युद्ध हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज कैप्टन हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त किया था? तो कलकत्ता शहर पर। आगे देखें तो सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त किया था। 1756 ईस्वी में कौन? सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रखा था। उसके बाद प्रबंधक का कार्य अपने एक अधिकारी मानिक चंद्र को सौंप दिया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह कौन था? जो ब्लैक होल की घटना है यह हमें एक अंग्रेजों से प्राप्त हुई थी, वह कौन था? तो वह हॉल बेली के द्वारा ही पता चला था। आगे देखते हैं तो ब्लैक होल घटना का विवरण हॉल बेली नामक अंग्रेज सैन्याधिकारी से प्राप्त होता है। यह घटना 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबे तथा 14 फीट और 10 इंच चौड़े कमरे में 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया था, जिसमें से अगली सुबह केवल 23 लोग ही जीवित बचे थे। इसी काल कोठरी की घटना को नाम दिया गया ब्लैक होल। आगे देखते हैं, इसके बारे में फिर से देख लेते हैं। तो कहा गया क्या कि यह ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। ठीक, कब? 1756 ईस्वी को। क्या हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में 140 अंग्रेजी कैदियों को बंद किया था। अगले दिन सुबह जब वह देखा तो 23 लोग ही जीवित थे, तो इसी के कारण इसे काला कोठरी ब्लैक होल की घटना माना जाता है। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। आगे देखते हैं तो मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ? मुर्शिदाबाद यानी मकसूदाबाद में स्थानांतरित किया था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उसे नासिर जंग की उपाधि से विभूषित किया था। किसे? मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का टोडरमल किसे कहा जाता था? मुर्शिद कुली खां को। किसे? मुर्शिद कुली खां को। आगे देखते हैं 9 नंबर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। आगे देखते हैं तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से
बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। उसने वहां पर गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना भी स्थापित किया था तथा अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित भी किया था। 1760 से 1763 ईस्वी तक मीर कासिम बंगाल का नवाब था। मीर कासिम बंगाल का नवाब कब से कब तक था? 1760 से 1763 ईस्वी तक। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। यानी मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया 1763 ईस्वी में। इसके पश्चात बक्सर का युद्ध हुआ था। यानी इसी के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो वे थे आपका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था। आगे देखते हैं, आगे है शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के तहत, किस संधि के तहत? इलाहाबाद के संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी की संरक्षणता स्वीकार करनी पड़ी तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। कंपनी द्वारा अवध के नवाब से करा एवं मानिकपुर ले लिया गया और उसे मुगल बादशाह आलम द्वितीय का सौंप दिया गया था। आगे देखें तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपना फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान कर दी। इसके पश्चात कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या द्वैध शासन के संबंध में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या है कथन। पहला कथन है बंगाल के राजस्व का कंपनी का नियंत्रण था। बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, सही है। पुर्तगालियों और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था, गलत है। प्रशासनिक का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था, ये भी गलत है। तो आंसर होगा आपका एक, बंगाल का राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केवल एक होगा आंसर। आगे देखते हैं तो द्वैध शासन के अंतर्गत निजामत, जिसे निजामत को सुरक्षा, स्वास्थ्य या पुलिस प्रशासन कहा जाता था। तो निजामत आंतरिक प्रशासन, फौजदारी, न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासन का अधिकारी नवाब को दिया गया था, जबकि दीवानी यानी राजस्व वसूल एवं दीवानी न्याय के अधिकारी कंपनी के पास थे। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल में मोहम्मद रजा खां एवं बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, वर्ष 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो वह खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया था। कौन? अंग्रेज। आगे देखते हैं तो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों ने सिलिहट यानी बंगाल से जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने के उद्देश्य से सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया, परंतु इस क्षेत्र में निवास करने वाली खासी जनजाति के द्वारा तीरथ सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। इस प्रकार अंग्रेज सर्वप्रथम खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। देख लेते हैं पंजाब एवं मैसूर को। तो महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी
लाहौर में था। कहाँ? लाहौर में। आगे देखते हैं, तो शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? तो शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे रंजीत सिंह। कौन? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। सन 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। उन्होंने 1802 ईस्वी में किन्होंने? रंजीत सिंह ने 1802 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। इस प्रकार पंजाब का राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उनके अधीन आ गई थी। किसके अधीन? तो रंजीत सिंह के। 12 अप्रैल 1801 को रंजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। कब? 1801 ईस्वी में। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था तो श्रीनगर। श्रीनगर रंजीत सिंह के राज्य में ही था। आगे देखते हैं, तो महाराजा रंजीत सिंह 1780 से 1839 ईस्वी तक महाराजा रंजीत सिंह ने रहा था। उसका कार्य था सिखों के सुकर चकिया मिसल से संबंधित था। सिखों के सुकर चकिया मिसल से संबंधित था। इन्हें 1801 से 1839 ईस्वी तक भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सिख साम्राज्य का नेतृत्व किया था। रंजीत सिंह ने विभिन्न सैन्य अभियानों एवं संधियों के मध्य से सिख साम्राज्य का विस्तार किया था। इनके साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित थे। पहला था लाहौर 1799 ईस्वी में जीते थे, अमृतसर 1802 ईस्वी में, अटक 1813 ईस्वी में, मुल्तान 1818 ईस्वी में, बारी दोआब 1818 ईस्वी में, पेशावर 1819 ईस्वी में, श्रीनगर एवं कश्मीर 1819 ईस्वी में आदि शामिल हैं। ये सब। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख राज्य का अंतिम शासक था दिलीप सिंह। दिलीप सिंह सिख राज्य का अंतिम शासक था। आगे देखें, तो रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र। रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र कौन था? महाराजा दिलीप। रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक थे। इन्हें 1843 ईस्वी में 5 वर्ष की आयु में अपनी मां रानी जिंदल कौर के संरक्षण में राज सिंहासन पर बैठाया गया। इनके शासनकाल में प्रथम सिख युद्ध 1846 ईस्वी में हुआ था। प्रथम सिख युद्ध कब हुआ? 1846 ईस्वी में। किसके समय? तो महाराजा दिलीप सिंह के समय में हुआ था। दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। इन्हें सिख धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपनाया था। इन्होंने सिख धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपनाया था। कौन? दिलीप सिंह ने भी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी आपको 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को, कब? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। इस संधि भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधित्व चार्ल्स मेटकॉफ एवं महाराजा रंजीत सिंह के मध्य हुआ था। इस संधि के तहत सतलज नदी के दोनों राज्य सिख एवं ब्रिटिश की सीमा माना लिया गया था। किस नदी को? सतलज नदी को। लुधियाना में एक अंग्रेज सेना रखी गई तथा सतलज के पूर्व स्थित रियासतों को अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम, जो कि अभी कर्नाटक है, श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसने
पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध मैसूर सेना की कमान संभाला था। उसने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बन गया था। इसको फिर से देखते हैं, आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत किसने किया था? तो आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत टीपू सुल्तान ने किया था और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया था तथा फ्रांस में जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। कौन? टीपू सुल्तान ने। इसने विदेश राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए मॉरिशस, काबुल, अरब तथा कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल आदि देशों से आधुनिक दूतावासों की स्थापना भी किया था टीपू सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ। कब किया था? तो 18 मार्च 1792 ईस्वी को अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुई थी? तो 1790 से 1792 ईस्वी के बीच हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजों, मराठों तथा हैदराबाद के निजाम की संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। इस संधि के अनुसार पेशवा मराठा को तुंगभद्र नदी तक का क्षेत्र, हैदराबाद के निजाम को कुडप्पा तथा गंडीकोट्टा को दुर्ग तथा कृष्ण बापेनार नदी के मध्य एक क्षेत्र प्राप्त हुआ तथा अंग्रेजों को मालाबार तट का क्षेत्र एवं बड़ा महल व डिगुल जिले प्राप्त हुए थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 7। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था 4 मई 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं, तो आगे है 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 48 वर्ष की आयु में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, जो कि अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ था। की मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता के इतिहास के गौरवशाली अध्याय का समाप्त हो गया। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता है। मैसूर का शेर के रूप में टीपू सुल्तान को जाना जाता है। बक्सर तथा मैसूर के चतुर्थ युद्ध को जीतकर भारतीय राजनीति पर अंग्रेजों ने अपना पक्का मजबूत कर लिया था। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर। अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। देख लेते हैं। 1845 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा है, पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। और तीसरा है, 1848 ईस्वी में पंजाब ने अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। तो ये तीनों सही हैं। पहला 1845 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। दूसरा, पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर था। और 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए भगवान ने हमारी दूसरी आंख की रोशनी ही ले ली।
आगे देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। चेचक रोग स्मॉल पॉक्स के कारण उनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई थी। रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसालों में से एक शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। उन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं चिनाब के प्रदेश के प्रशासन का कार्य भी संभाले थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इसमें दिया हुआ 1767 से 1769, तो ये गलत है। दूसरा नंबर देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी, ये भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792, ये भी गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 ईस्वी में हुई थी, ये सही है। यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1798 ईस्वी में। आगे चलते हैं, देख लेते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। किस संधि द्वारा? मद्रास की संधि द्वारा। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर बेरेलास्ट था। कौन था गवर्नर? तो बेरेलास्ट। आगे देखते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के बीच चला था। यह युद्ध मार्च 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखें तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस था। कौन था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड कर्नवालिस था उस समय। आगे देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड ब्लेजली था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड ब्लेजली। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें मैसूर की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। कर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया उसमें शामिल कौन कौन थे? तीनों। तो उसमें शामिल थे अंग्रेज, निजाम और मराठा, ये तीनों शामिल थे। आगे चलते हैं। तो कर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें अंग्रेज, निजाम और मराठा शामिल थे। कर्नवालिस ने जून 1790 कब 1790 ईस्वी में मराठों के साथ 4 जुलाई 1790 को निजाम के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर दोनों को सैन्य सहयोग करने के लिए बाध्य किया। इस संधि को त्रिगुट संधि भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 12 नंबर। मद्रास का गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी? मंगलौर की संधि की थी। मद्रास का गवर्नर कौन था जिसके साथ टीपू सुल्तान ने संधि किया था? तो वो था लॉर्ड मैकार्टने। लॉर्ड मैकार्टने के साथ टीपू सुल्तान ने मंगलौर की संधि की थी। आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के समय मद्रास का गवर्नर लॉर्ड मैकार्टने तथा द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था तथा अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता प्रतीक का एक वृक्ष भी लगाया था।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें आएगा महत्वपूर्ण एक्ट एवं कानून के तहत। इसमें हम देखेंगे एक्ट और कानून। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आगे। कानून, उसी को एक्ट भी बोलते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में हुआ। उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में हुआ। इसका गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ही था। चार्टर एक्ट 1813 उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो था। आगे देख लेते हैं इधर मुख्य प्रावधान क्या था उसका। तो देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वारेन हेस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण प्रारंभ किया था, इसका मुख्य प्रावधान था। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। तीसरा नंबर है चार्ट एक्ट, जो कि हुआ था 1813 ईस्वी में। इसका गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो था। इसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर चाय व चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर था। आगे है चौथा नंबर सती प्रथा निषेध कानून कब आया था? 1829 ईस्वी में। इसमें लॉर्ड विलियम बेटिंग उस समय गवर्नर जनरल था और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, उसका मुख्य प्रावधान था। चार्ट एक्ट 1833 ईस्वी में हुआ था। इसमें उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था। उसका मुख्य प्रावधान था बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाना। चार्ट एक्ट 1853 इसमें लॉर्ड डलहौजी उस समय वाइसराय था। कंपनी का मात्र न्याय के रूप में भारत का नियंत्रण था। आगे देखते हैं। आगे है 7वां नंबर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1856 ईस्वी में। उस समय वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। इसका संबंध था विधवा विवाह के मान्यता प्राप्त से। 8वां नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत उस समय गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। उसका मुख्य उद्देश्य था भारत पर ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन का आरंभ करना। 9वां नंबर है भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1861। लॉर्ड कैनिंग के समय गवर्नर का काउंसिल में भारतीयों का प्रवेश करना। गवर्नर के काउंसिलिंग में भारतीयों का प्रवेश करना। आगे देखते हैं। आगे है 10वां नंबर सम्मति आयु अधिनियम 1891। समिति आयु अधिनियम 1891 में उस समय था गवर्नर लॉर्ड लैंसडाउन बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु पर प्रतिबंध लगाना। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लॉर्ड लैंसडाउन के समय ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ करना। 12 नंबर मिंटो मार्लो अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा किया गया था। उस समय गवर्नर था ये, और संपादिक आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था करना था। आगे देखते हैं 13 नंबर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। इस समय गवर्नर था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका संबंध था प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ करना। 14 नंबर साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन 1927 में इस समय था वाइसराय लॉर्ड इरविन। इसका संबंध था 1919 के अधिनियम का समीक्षा करना। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उस समय था आपका लॉर्ड वेलिंगटन और प्रांतीय स्वायत्तता तथा केंद्र में द्वैध शासन शुरू करना था। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1940 में। उस समय था गवर्नर लिनलिथगो डोमिनियर स्टेट की स्वीकृति करना था उस समय।
क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942, उस समय वहाँ का गवर्नर था लिथगो। संबंध था संविधान सभा की योजना से। बैबल योजना 1945, लॉर्ड बैबल के समय सभी दलों को मिलाकर काउंसिलिंग की निर्माण करना था। 20वां नंबर कैबिनेट मिशन योजना 1946, इस समय लॉर्ड बैबल था यहाँ का गवर्नर और संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना कब हुआ था? 1947 ईस्वी में। माउंटबेटन योजना 1947 ईस्वी में, उस समय गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन था और भारत का विभाजन का संबंध था उससे, भारत का विभाजन से संबंधित था। आगे देखते हैं, आगे है गवर्नर जनरल एवं महत्वपूर्ण तथ्य उसके, तो देख लेते हैं क्या है, जूम करके देखते हैं इसको। तो गवर्नर जनरल महत्वपूर्ण तथ्य, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ही था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। आगे देखते हैं, आगे है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग कंपनी शासन के अंतर्गत था। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 8वां नंबर, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय थे। आगे देखते हैं, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। ये सभी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधि से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति को कौन सी उपाधि दी गई है। तो देखते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को उपाधि प्राप्त था महात्मा का, वो किन्होंने दिए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आगे देखते हैं, चौथा नंबर है सरदार। सरदार की उपाधि किन्हें प्राप्त हुआ था? तो सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी वल्लभ भाई पटेल को। किन्होंने दिए थे? तो बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी। देश रत्न की उपाधि किसे दिए थे महात्मा गांधी ने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। खेतरी के महाराजा ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद को किसने दिया था? तो खेतरी के महाराजा ने। आगे देखते हैं, 7वां नंबर, राजा। राजा की उपाधि किसे दिया गया था? तो राजा राम मोहन राय को। किनके द्वारा? तो अकबर द्वितीय के द्वारा। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। आगे देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिए थे। अगला है अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था। किनके द्वारा? तो
विंस्टन चर्चिल के द्वारा। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर की उपाधि दी थी। अर्धनंगा फकीर की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब है अगला टॉपिक गवर्नर जनरल और वाइसराय से संबंधित। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसे भी। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? अभी हम ऊपर बताए आप लोग को कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो श्री राजगोपालचारी। श्री राजगोपालचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आगे देखते हैं। तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे। राजा जी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे और भारतीय गवर्नर जनरल प्रथम थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। वे दक्षिण भारत में कांग्रेस के प्रमुख नेता भी थे। वर्ष 1937 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनाव में वे मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। इसी में कंफ्यूज होता है सभी को। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी हैं, ये स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे। ठीक, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और द्वितीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, ये सब अंग्रेज था, कौन कौन था? और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी होगा। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। 1773 ईस्वी को वारेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। कब? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार। उसने 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की। यानी बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही किया गया था और सरकारी खजानों का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद के कलकत्ता में कर दिया था। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय सबसे अधिक समय तक कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत का जो वायसराय था वह सबसे अधिक समय तक रहा था। उपयुक्त वायसरायों में से सर्वाधिक समय तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यह भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय था। भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय तो लॉर्ड कर्जन। इसी के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन भी हुआ था 1905 ईस्वी में। यानी बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसी के समय कर्जन ने एक सिंचाई आयोग तथा पुलिस आयोग का भी गठन किया था। रेलवे का सर्वाधिक विकास भी इसी के काल में हुआ था। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला वायसराय तो लॉर्ड लिनलिथगो था। 1936 से 1944 ईस्वी तक रहा था। भारत में सर्वाधिक समय कह रहा है तो सर्वाधिक समय तक रहने वाला वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। और सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था कब? तो उन्हें घोषित किया गया था 1899
1858 ईस्वी में। ठीक, 1858 ईस्वी में सामग्री घोषित किया गया था महारानी विक्टोरिया को। आगे देखते हैं तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1858 ईस्वी में घोषित किया गया। 1 जनवरी 1877 ईस्वी में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इसने सामग्री द्वारा घोषित की गई थी कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव तथा सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती है। आगे देखते हैं 5वां नंबर, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके शासनकाल में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था। 15 जुलाई को वह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। आगे देखते हैं तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र पढ़ा। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई। राज्यों और उनके उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार को मान्यता दी गई तथा लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति भी अपनाई गई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र है गाजीपुर में। गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र है। आगे देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। बंगाल का गवर्नर जनरल कब तक रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो 1786 से 1793 ईस्वी तक। इसने भारत में अस्थायी बंदोबस्त, पुलिस व्यवस्था एवं सिविल सेवा के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता था। कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने कर एवं न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में मृत्यु हो गई थी। यहीं उसका कब्र भी स्थित है गाजीपुर में। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्री प्रारंभ की थी? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था। इसके बारे में देखें तो भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन, यानी आधुनिक शिवाजी टर्मिनल इसका नाम है, उस समय बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य चलाई गई थी प्रथम भारत के सर्वप्रथम रेल। कब? 16 अप्रैल 1853 में मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य चलाई गई थी। इस रेल यात्रा का प्रारंभ एवं प्रबंधन ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। रेलों के निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुफ्त भूमि दी गई और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का 5% ब्याज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक रहे थे। इन्हीं के कार्यकाल में भारत में रेलवे, विद्युत तार, डाक सुधार एवं चार्ल्स वुड का डिस्पैच लागू हुआ था।
लॉर्ड डलहौजी के समय कौन कौन सा हुआ था? तो रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय, विद्युत तार आई लॉर्ड डलहौजी के समय, डाक सुधार हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय, और चार्ल्स वुड का डिस्पैच हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में ही लागू किया गया था। ये सब उच्च शिक्षा इसे कहते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच को उच्च शिक्षा भी कहा जाता है। 9 नंबर देखते हैं। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप ने साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? तो लॉर्ड ब्लेजली ने। लॉर्ड ब्लेजली ने ही जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य की धराशायी हो रहा था, तब लॉर्ड ब्लेजली ने ही भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी। आगे देखें इसके बारे में। तो 1797 ईस्वी में लॉर्ड ब्लेजली भारत की ओर अग्रसर हुआ। भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा ही किया गया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश के प्रभुत्व को स्थापित करना था। ब्लेजली ने 1799 ईस्वी में मेहदी हसन को तथा 1800 ईस्वी में जॉन मैल्कम को बहुमूल्य उपहारों के साथ ईरान के शाह के दरबार में भेजा। 1800 ईस्वी में नेपोलियन के आक्रमण को रोकने के लिए जनरल बेयर के अधीन एक सेना मिस्र भेजी गई, किंतु इससे पूर्व ही नेपोलियन आत्मसमर्पण कर चुका था, अतः यह सेना वापस लौट आई। आगे देखते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण पर था, उस समय दंडित अपराधी ने उन्हें उसके द्वारा मृत्यु कर दिया गया था, हत्या कर दिया गया था। आगे देखते हैं। लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। एक अफगानी शेर अली वर्ष 1872 ईस्वी में अंडमान निकोबार में ही कर दिया। इसके कार्यकाल में कृषि विभाग 1872 ईस्वी की स्थापना की गई। कृषि विभाग की स्थापना किया गया था 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम, एवं भारत का प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में ही शुरू की गई थी। यानी किसके कार्यकाल के दौरान? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान कृषि विभाग की स्थापना हुआ था 1872 ईस्वी में, और भारत का प्रथम जनगणना भी शुरू हुआ था 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। आगे देखते 11 नंबर। आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं। तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी तक चला। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप सुगौली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। सुगौली की संधि हुई और नेपाल के द्वारा इस संधि के अनुसार गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत, नैनीताल आदि क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए। इसका सबसे बड़ा लाभ गोरखों के अंग्रेजी सेना में भर्ती होना था। आगे देखें। तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने। लॉर्ड एलनबरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। आगे देखें। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो, जिसका कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक था, इन्होंने 1843 के एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसके कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल भी कहा जाता है। इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर है,
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। लॉर्ड हेस्टिंग्स से तृतीय मराठा युद्ध संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी तक शासन रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के बीच हुआ। इस युद्ध में पूना के अंग्रेज रेजिडेंट एलिफिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को मराठों के पद की प्रधानता त्यागने पर विवश किया। इसके परिणाम स्वरूप 13 जून 1817 ईस्वी को पूना की संधि हुई। पूना की संधि कब हुई? 13 जून 1817 ईस्वी को, तथा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का ये लास्ट पेज होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो उस समय जेम्स आउटट्रम ब्रिटिश रेजिमेंट अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था। आगे देखते हैं जेम्स आउटट्रम 1854 ईस्वी में अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बना। 1856 ईस्वी में अवध का विलयन ब्रिटिश साम्राज्य में जेम्स आउटट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं तो लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी तक रहा था। भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन। इसके अनुसार सुधारात्मक कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में किया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए तथा जिलों में तहसील बोर्ड, जिला उप विभाग बनाने का योजना बनाई गई। नगरों में नगरपालिका का गठन किया गया। इस संस्था में गैर सरकारी सदस्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। आगे देखते हैं सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था विलियम बेंटिंक ने। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिंक था। कब से कब तक रहा था? तो 1825 से 1835 ईस्वी तक। इसने 1829 ईस्वी के नियम 17 द्वारा विधवाओं को सती होने के प्रतिबंधित कर दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, तत्पश्चात इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। आगे 17 निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? सहायक संधि स्वीकार इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। आगे देखते हैं तो लॉर्ड ब्लेजली कब से कब तक रहा था गवर्नर? तो 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड ब्लेजली कंपनी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। इसकी यह साम्राज्यवादी योजना सहायक संधि के रूप में सामने आई। इसके अंतर्गत जिन रियासतों से संधि की जाती थी वे रियासतें ब्रिटिश मध्यस्थता से अपनी विदेशी एवं सैन्य नीति का संचालन नहीं कर सकती थी। इंदौर के होलकर द्वारा सहायक संधि स्वीकार नहीं की गया था।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके शासनकाल में हुआ था? ब्रिटिश भारत की राजधानी जो कि कलकत्ता था, वहाँ से दिल्ली स्थानांतरित किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय वह स्थानांतरित हुआ था कलकत्ता से दिल्ली। आगे देखते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग 1910 ईस्वी में भारत के वायसराय बने थे। भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग 1910 ईस्वी में बने। हार्डिंग के समय 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई एवं बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। कब? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कार्यकाल पारित हुआ था। आगे देखते हैं तो 1899 ईस्वी में सर एंटोनियो मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग, वर्ष 1901 ईस्वी में सर कॉलिन मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग तथा 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की गठन किया गया था। यानी 1899 ईस्वी में सर एंटोनी मैकडोनियल की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। 1901 ईस्वी में सर कॉलिन मॉनक्रीफ के अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी और 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की गठन की गई थी। इसी के शासनकाल में सहकारी उदार समिति अधिनियम पारित किया गया था 1902 ईस्वी में तथा वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन, 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था आपका अंग्रेजों तथा किसके द्वारा? अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के द्वारा बसीन की संधि की गई थी 1802 ईस्वी में। आगे देखते हैं तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को बसीन की संधि संपन्न हुई थी। इस सहायक संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट रखना एवं 26 लाख रुपये अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया था। चलिए, तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन थे, जो कि आप लोग के लिए एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो आधुनिक भारत का ये भाग आज 1 था। आपको अच्छा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।